मेरी एक क्लाइंट की आप बीती है। उनकी इजाज़त से इसलिए बयान कर रहा हूँ कि शायद कोई लड़की समझ जाए। वालिदैन की इकलौती ज़रा नाजों से पली। अब्बू शुरू से ही कहते थे कि ऐसे लाड ना किया करो, इससे कि जो कल को इसके लिए परेशानी का बाइस बने। लेकिन अम्मी अपनी नाक के नीचे सारी ज़िद्दें पूरी किया करती और अब्बू को खबर ना होती। जिस काम को अब्बू मना करते अम्मी खामोशी से इजाज़त दे देती और मैं कर लेती। इंटर के बाद शादी हो गई। 20 साल की उम्र में अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता था, खाता कमाता। अब्बू ने छानबीन करके ब्याह दिया। अम्मी राज़ी नहीं थी कि अभी और अच्छे रिश्ते आएंगे, ज़रा इंतज़ार करें। खैर अब्बू ने ख़ानदान के बड़ों को शामिल करके अम्मी को मनवा लिया और फिर मेरी भी रज़ा थी कि चलो लड़का पैसे वाला भी है और हैंडसम भी है। मैं चूँकि बहुत नाज़ों में पली थी तो बर्दाश्त बहुत कम थी। तरबियत किसी किस्म की कुछ थी ही नहीं। मैंने अपने शौहर की बातें अम्मी को बताना शुरू कर दी। ज़रा सी बातें शिकायत की सूरत में बताने लगी। अम्मी चूँकि खुद ये काम करती रही थी इसलिए मज़े ले लेकर सुनती और फिर उल्टे सीधे मशवरे देती। 2 बेटियां और एक बेटा हो गया, लेकिन मेरा यही हाल रहा। 1-2 बार मियाँ ने सख्ती करने की कोशिश की तो मैं बीमारी का ढोंग रचा कर मैके चली गई। अब्बू ने बहुत समझाया, सख्ती की तो वापस आ गई, लेकिन आदत से मजबूर थी। सो वो ही सब किया कि गलतियां करके सीना चौड़ा करके बदतमीज़ी करना और अपनी गलती ना मानना। मियाँ ने भी प्यार से समझाकर हर तरह से कोशिश की कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन इस वक्त मुझे ये शख्स दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता था। अब्बू ने डांट कर प्यार से हाथ जोड़कर हर तरह समझाया कि बेटा अपना घर आबाद रखो, ऐसा ना करो। लेकिन मेरी वालिदा की तरफ से मिलने वाली ट्यूशन ने आखिरकार वो सिया दिन दिखा ही दिया। कुछ दिन से शौहर से अनबन चल रही थी। अम्मी से रोज़ सबक ले रही थी। बस सुबह ही सुबह ज़रा सी बात का मैंने बतंगड़ बनाया, जैसा कि मैं अक्सर किया करती थी, और 10 साल की भड़ास मेरे मियाँ के मुंह से तलाक के 3 लफ्ज़ों की सूरत में निकल गई। मैंने कॉल करके अब्बू को कहा कि लड़ाई हो गई है, आकर ले जाएं। इस वक्त तलाक का नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि अब्बू के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होगा। अब्बू घर में आते ही मेरे मियाँ से कहने लगे कि इसकी तरफ से मुझे माफ़ी मांगने दो। मुझे पता है मेरी बेटी की गलती है क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ मैं अक्सर करती रहती थी। मेरे मियाँ ने बहुत तहम्मुल से अब्बू को तलाक का बता दिया। अब्बू ने कहा कि मुझे रिक्शा करवा दो, मैं इसे घर ले जाऊं। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, आप गाड़ी में जाएं। इसरार करके अब्बू से माफ़ी मांगकर गाड़ी ड्राइवर के साथ हमें छोड़ने के लिए भेज दी। अब्बू गाड़ी में बिल्कुल खामोश रहे। घर में आते ही अम्मी से कहा, लो तुम्हारी बेटी को सिला मिल गया है उसके किए का, अब तुम्हें भी ये इनाम मिलना चाहिए, और अम्मी को उसी वक्त तलाक दे दी। मुझे नहीं पता कि अब्बू ने गलत किया या सही, लेकिन अब्बू की हालत ऐसी थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तुम दोनों माँ बेटी को तलाक मुबारक, अब साथ साथ बैठकर इद्दत करना। अब्बू ने इस वक्त बाकायदा तालियां बजाकर कहा। शायद वो इस वक्त शदीद जहनी दबाव में थे। अब्बू ये कहकर बाहर चले गए। फिर 4 दिन हो गए, अब्बू वापस नहीं आए। हम ढूंढते रहे कहाँ की इद्दत और कैसी इद्दत। बस अब्बू को हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। ख़ानदान वालों की बातें अलग और अब्बू की गुमशुदगी अलग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वें दिन जुम्मे की नमाज के वक्त मेरे मोबाइल पर तायाजात की कॉल आई कि चचा मिल गए हैं, मैं घर ला रहा हूँ इनको। मेरी कुछ सांस में सांस आई। अब्बू आए तो मगर एदी की एम्बुलेंस में, कफन में लिपटे हुए। 5 दिन अब्बू कहाँ रहे नहीं मालूम। बस एदी वालों का कहना था कि ये साहब फुटपाथ पर पड़े मिले थे। ना कोई जख्म ना चोट का निशान। अब्बू का दिल बंद होने से उनकी मौत हुई थी। और आपको पता है फैज़ आलम कि उनका दिल मैंने और अम्मी ने मिलकर बंद किया है। इस 36 साल लड़की का ये जुमला मेरे दिल पर भूसे की तरह लगा। फिर कहती है कि अब्बू ने हमारे लिए घर छोड़ा जो कि वो पहले ही अम्मी के नाम कर चुके थे। ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पर उठा दिया। अब्बू की पेंशन भी आती है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफ़ेद पोशी में अच्छे से गुजारा हो रहा है। ददियाल वाले हमसे मिलते नहीं हैं, कहते हैं कि तुम दोनों हमारे भाई की मौत का सबब हो। मेरे 3 में से 2 बड़े बच्चे अपनी मर्जी से अपने बाप के पास जा चुके हैं, बाकायदा लड़ कर गए हैं, मिलने भी नहीं आते। छोटे वाला अभी 3 साल का है तो वो मेरे पास है, मगर मुझे पता है कि वो भी चला जाएगा। अम्मी अभी तक वैसी ही हैं, अब्बू को बहुत कोसती हैं। अब मेरी और अम्मी के घुमसान के मार्के होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर अब्बू ने आपको पहले ही तलाक दे दी होती तो आज मुझे तलाक ना होती। खाने पीने को सब मिलता है, रहने को सर पर छत है, मगर अब सुकून नहीं है। अब्बू का चेहरा दिमाग में घूमता रहता है। अपना शौहर भी याद आता है। वो बुरा नहीं था, मेरी तरबियत बुरी थी। आप समझ रही होंगी कि मैं सारी गलती अम्मी की क्यों बता रही हूँ। मैं तो बालिग थी, सब देख और समझ रही थी।
آخر کیوں امی کی باتوں میں آ گئی؟ آپ بتائیں، جس لڑکی کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہو۔ میں نے ساری زندگی امی کو نانی سے یہی باتیں کرتے دیکھا تھا، بس نانی یہ کہتی تھی دیکھو کچھ بھی ہو طلاق مت لینا، تو امی طلاق کی نوبت نہیں آنے دیتی تھی۔ کچھ ابو بھی چپ ہو جاتے تھے۔ ہر کسی کے صبر کا پیمانہ ایک نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نیک فطرت کے تھے، لیکن بس اس دن ان کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے ان کو اس حد تک پریشان کیا کہ آخر نوبت یہاں تک آ گئی۔ امی یہی کہتی تھی کہ تمہاری شادی ہی غلط شخص سے ہوئی ہے۔ بس یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ ان کی اچھائی بھی برائی ہی لگتی تھی۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اب مجھے نیند نہیں آتی۔ میں 24 میں سے بمشکل 2 گھنٹے سو پاتی ہوں۔ آپ بتائیں کہ ابو کی جان لے کر اور اپنا گھر تباہ کر کے مجھے نیند آنی چاہیے؟ اپنی کلائنٹ کی اس آپ بیتی کو آپ سب کے سامنے رکھنے کا بس ایک مقصد ہے کہ تربیت پر کام کریں اور بہت زیادہ کریں۔ عورت بطور ماں گیم چینجر بن سکتی ہے۔ کون غلط ہے کون صحیح اس بحث میں جانے کے بجائے تربیت اولاد اور خود اپنا احتساب کریں۔ اولاد کے سامنے ہر وقت رونے مت روئیں، مظلوم بننے کی سوچ سے باہر آ جائیں اور شادی شدہ بیٹیوں پر رحم کریں۔ ان کے کچن میں، بیڈ روم میں، ان کے ذہن میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ بیٹیوں کو بھڑکانے کی پالیسی ختم کر دیں۔ ماں کی بہت زیادہ مداخلت بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کا ایک اہم سبب ہے۔ آپ نہایت سلجھی ہوئی باشعور خواتین ہیں، اسی لیے مجھے امید ہے کہ کسی بھی قسم کے فیمنزم کا چشمہ لگائے بغیر اس تحریر کو پڑھ کر سبق حاصل کریں گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔